हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपका एक बार पुनः वेलकम करता हूं थर्मोडायनेमिक्स यूनिट में। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज L7 की बात कर रहे हैं और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्सों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात चल रही है। और आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, आज के सेशन में जो हम पढ़ेंगे उससे पहले आप ये बात बिल्कुल डेफिनेट कर लें कि वे बच्चे जो अपने फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ नीट जेईई की तैयारी में जुटे हुए हैं, उन बच्चों के लिए ये आरंभ सीरीज प्रारंभ की गई है। तो आरंभ सीरीज के माध्यम से बच्चे अपने फाउंडेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, नीट जेईई की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे केमिस्ट्री में वो अच्छे स्कोर को एक पा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज जो बात करेंगे, आज किस टॉपिक पर बात करेंगे? आज बात करेंगे हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता की बात करेंगे और ऊष्मा से इसको लिंक करेंगे। ये बात आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी कि ऊष्मा हीट क्या होती है। इससे पहले L6 आपने देख लिया होगा। L6 इससे प्रीवियस क्लास यदि नहीं देखी है तो पहले आप उसको हीट को समझें। हीट को समझेंगे तब हीट कैपेसिटी की बात आप समझ में आ पाएगी, अन्यथा भाई ये नहीं आने वाली है। तो हीट और हीट कैपेसिटी दोनों रिलेटेड है। हमें हीट समझ में आ रहा है तो हीट कैपेसिटी भी भाई समझ में जरूर आएगी। तो हीट की बात क्या करी थी, मैं एक बार पुनः बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि तापांतर के कारण, ये आपने नोट कर रखा है, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। ताप के अंतर के कारण सिस्टम और परिवेश के बीच ऊर्जा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वही हीट होती है। यही बात बताई थी कि हीट का जो एक्सचेंज होता है, हीट का आदान प्रदान होता है, वो किसके कारण होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तभी हीट का फ्लो होगा और ऑटोमेटिक होता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। और ये बात बताई थी आपको कि ये अपने आप होता है। ये क्या है? नॉन मैकेनिकल वे ऑफ मेथड है, मतलब ऊर्जा के स्थानांतरण का अयांत्रिक तरीका है। ये बात भी हम पढ़ चुके हैं और ये बात बताई थी पथफलन होता है। ये क्या है? पथफलन है हीट। हीट के बारे में और क्या बात करी थी हमने? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? हीट को सर ये आपने बताया था क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह याद है और ये भी बात बताई थी, ये याद है आपको, तो ये भी बात याद होगी। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसको क्या दें? क्यू हीट दें। कहां से दें? सराउंडिंग से। सराउंडिंग क्या होता है? परिवेश। सराउंडिंग भाई क्या है? परिवेश है। ये परिवेश है, ये आपका तंत्र। इसको आपने क्यू हीट दी। तो ये बात बताई थी हमने, ये डिस्कशन करा था कि क्यू प्रोपोर्शनल क्या बताया था? डेल्टा टी बताया था। क्यू प्रोपोर्शनल क्या बात बताया था? डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है? ये आप T2 माइनस T1। ये क्या है सर? T2 माइनस T1 भाई इससे पहली क्लास को पढ़ लेना। T2 T1 क्या है? T1 आपका क्या है? ये बात बताई थी। T2 T1 क्या है? प्रारंभिक ताप। हीट देने से पहले ताप क्या था? डेट इज प्रारंभिक ताप। और T2 भाई क्या है? ये है सर अंतिम ताप। ये क्या है? अंतिम ताप। बात आपको समझ में आ रही है? ये प्रारंभिक ताप है और दूसरा क्या है? अंतिम ताप है। तो ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए कि प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप का मतलब क्या है। T2 माइनस T1, क्यू समानुपाती क्या होता है? डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1। दूसरी बात इसमें ये जोड़ दिया था, यदि Q बराबर, हमने क्या कर दिया था? CT डेल्टा टी कर दिया था। और CT की बात क्या करी थी? CT भाई क्या है? ये बात बताई थी आपको, ये होती है हीट कैपेसिटी, जिसको क्या कहते हैं? ऊष्मा धारिता। इसकी आज डिस्कशन करेंगे। ऊष्मा धारिता को आज हमें पढ़ना है कि हीट कैपेसिटी जो है वो क्या कहलाती है? ऊष्मा धारिता कहलाती है। और क्या बात बताई थी? यदि सूक्ष्म परिवर्तन हो, ये भी लिखा था।
सूक्ष्म परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन के लिए क्या लिखा था, डी क्यू बराबर सी टी डी टी, ये लिखा था। सूक्ष्म परिवर्तन के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतनी बात हमने किस में कर ली थी, और इसको ऐसे लिख दूं या Q बराबर सी टी डी टी, ये लिख दिया। यदि सी टी इतना लिखूं, ये तो नोट आपने कर ही रखा है, ये यहां पर हमने क्या कर रखा है, नोट ही कर रखा है। टी है भैया, ये टी है, ये आपने नोट कर रखा है। यदि टेम्परेचर 1 हो, मतलब इसमें अंतर कितना आ रहा है, 1 डिग्री का आ रहा है। इफ टी बराबर क्या लिख दूं, इफ टी बराबर 1 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाता है, सी टी हो जाता है, ऊष्मा ऊष्माधारिता के बराबर हो जाती है। अब ऊष्माधारिता की बात करेंगे, इतनी बात तो आपने प्रीवियस क्लास में हमने समझ ली थी, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। ये बात आपने सारी पढ़ रखी है प्रीवियस क्लास में, इससे पहले की क्लास आप देख लेना, वहां पर आपने सारा कुछ पढ़ रखा है। इतना डिटो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हीट के बारे में आपने उस क्लास में, जो है इससे पहले वाली क्लास L6 में हमने सारी चीजें पढ़ रखी हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं भाई, आज जो डिस्कशन होगा वो किस पर होगा, हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, ऊष्माधारिता। अभी देखेंगे इसकी डेफिनेशन को, पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई ऊष्माधारिता के बारे में समझ लें। ऊष्मा, मैं लिख रहा हूं ऊष्माधारिता, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम क्या कह रहे थे, सी टी भी बोल रहे थे। इस तरह से इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C, ऐसे लग लें C ऑब्लिक सी टी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऊष्माधारिता को। अच्छा, ऊष्माधारिता ये क्या है, पथ है या स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है या पथ फलन है, ये बताना भाई। ये सर आपने बता रखा है, ये क्या है, पथ फलन है, पथ फलन है, तो ये बात लिख दी, पथ फलन आपको सीख रखा है। वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी आर पाथ फंक्शन, क्या है, मैं दोबारा लिख देता हूं, कई बार लिख चुका। W कार्य, वर्क, ऊष्मा और ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता की बात करें, ये सब क्या है, पथ फलन, ये सब पथ फलन है। कार्य, ऊष्मा, ऊष्माधारिता, ये सब क्या है, पथ फलन है। अच्छा, प्रॉपर्टी कैसी है, 2 प्रकार की प्रॉपर्टी बताई थी, मात्रात्मक और गहन गुण। सर ये तो मात्रात्मक गुण, कैसा गुण है, मात्रात्मक गुण है, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक बात हमने ये भी सीख लिया, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये हमने देख लिया, मात्रात्मक गुण है, और क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इतनी बात हमने समझ ली। अब ये होती क्या है, परिभाषा क्या है, इस बात को भी समझेंगे कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था आपने कि डी क्यू बराबर सी टी डी टी, यही बात पढ़ी थी, यही हमारा। और इससे यदि मैं सी टी लिखना चाहूं, सी टी बराबर क्या हो गया, डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। ये होगा क्या, नहीं, सी लिख लो इसको भी, सी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, ये हो गया।
मतलब क्या है इसका, जब हम ये कर दें, क्या कर दें, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि ct बराबर क्या है, मैं लिख देता हूं Q/T, ऐसा भी लिख सकता हूं। और मतलब इसमें यदि हम ये dq कर रखा है, चलो dq कर लें, dq/dt करा लें, और यहां dt हमने क्या करा, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से टेम्परेचर चेंज करा। ये इसके 1 डिग्री है तो ct बराबर क्या हो गया, q हो गया। अभी बात हमने पढ़ी थी, पहली बात हमने ये पढ़ ली। मतलब टेम्परेचर में यदि हमारा कितना करें, 1 डिग्री करते हैं, dt की वैल्यू कितनी आ जाए, 1 डिग्री आ जाए, तो ct इज इक्वल टू क्या हो जाता है, q हो जाता है। ये बात हो जाती है। एक बार इसको आप नोट कर लें, तब इसकी परिभाषा एक बार देखें, तब और बात समझ में आएगी। ऊष्माधारिता क्या होती है, किसी पदार्थ या वस्तु के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। यूनिट टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। ऊष्माधारिता क्या होती है कि किसी पदार्थ का तापमान या सिस्टम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करा जाए केवल, या 1 केल्विन से इंक्रीज करा जाए, तो वो क्या कहलाती है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी, ऊष्माधारिता कहलाती है। ये बताती है कोई पदार्थ कितनी ऊष्मा संचित कर सकता है, ये बताती है इसका तापमान बदलने में कितनी प्रतिरोधकता है, कितने प्रतिरोधकता यहाँ पर उत्पन्न होगी, वो ये भी बताती है। तो ये बात समझ में आ गई। सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे कि किसी पदार्थ या वस्तु के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। यहां से यहां तक की लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। ये आप नोट कर लेना। और यहाँ पर जो है ये आपने देख लिया, ct बराबर क्या है, dq/dt है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है ताप, कितने से बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 केल्विन से बढ़ाना है, 1 केल्विन से कितना ताप हम बढ़ाएं किसी वस्तु का, तंत्र का, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जो ऊष्मा की मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ dt क्या है, 1 जो हम कह रहे थे 1 कर दें इसको, 1 केल्विन इंक्रीज करें तो ये क्या होगा, dq बराबर ct हो जाएगा। मतलब कि 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। ये होगी। अच्छा, यूनिट की बात करें, ये परिभाषा होगी सिंपल। यूनिट क्या हो जाएगी भाई इसकी, यूनिट क्या हो जाएगी, बोलना। यूनिट तो आप निकाल ही सकते हो, ऊष्मा की जूल होती है सर, इसकी केल्विन इनवर्स टेम्परेचर की, और जूल, और बोलो क्या हो सकती है, जूल तो मैंने लिख दिया है, और क्या हो सकती है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स कर दो सर, और तो क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो सकती है। ये क्या हो सकती है, इसकी यूनिट की बात हो गई। और ये पथ फलन होता है, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, ये जो ऊष्माधारिता है, ये लिख सकते हैं कि नोट डालकर, ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता किस पर डिपेंड करेगी, ये क्या है, मात्रात्मक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भाई किस पर डिपेंड करते हैं, पदार्थ या तंत्र की प्रकृति पर, उसके साइज पर, और कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम, इस पर डिपेंड करेंगे। ये ऊष्माधारिता तंत्र या पदार्थ की प्रकृति कोमा आकार एवं संगठन पर निर्भर करती है। इस पर निर्भर करती है, ऊष्माधारिता इस पर निर्भर
करेगी ऊष्माधारिता, इसको भी नोट कर लें। कर लिया, ये कर लिया। यहां पर देखिए हम फॉर लार्ज चेंज के लिए क्या करें, इसका समाकलन कर दें। किसका? dq जो हमने ले रखा है, क्या ले रखा है, लार्ज चेंज के लिए क्या कर दें, dq बराबर क्या है, ct dt। इसका इंटीग्रेशन कर दें, ये कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ये क्या बन गया, यहां लिख लें, q बराबर क्या बन गया, इंटीग्रेशन ct dt। ये ऐसे लिख लें। लार्ज चेंज के लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ct dt। ये लिख लिया। और इसको क्या लिख सकते हैं, दो बातें यहां पर होंगी, यही समझा देता हूं। लार्ज चेंज के लिए हम ऐसे लिखेंगे, या दो बातें हो रही हैं, मतलब ये ct का फॉर्मूला आ गया q/t, इसको ही मैंने लिखा है, क्या लिखा है, q बराबर ct dt। जब ct कांस्टेंट हो, पहला केस क्या है, ct बराबर क्या लिख दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो q बराबर क्या आ जाएगा, ct को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन dt हो, यही तो हो गया। ct बराबर कांस्टेंट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लिमिट लगानी है आपको तो लिमिट लगा सकते हैं t1 से t2। पहली बात तो ये हो गई कि ct हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और यदि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, इफ सेकंड केस क्या है, इफ ct इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ताप पर निर्भर करता हो, ताप पर निर्भर करेगा तो q बराबर क्या हो जाएगा, ct dt t1 से t2। अब बाहर नहीं कर सकते, ये दो बातें हम करेंगे, नोट कर लें। हाँ भाई, नोट कर लिया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ढंग से आप सारी चीजों को सीख रहे हो। साथ ही साथ भाई नोट भी हम करते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाती है सारी चीजें सीखना कि ऊष्माधारिता क्या है, ये आपने देख लिया, और ऊष्मा क्या होती है ये भी हमने समझ लिया, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ऊष्माधारिता क्या है, किसी पदार्थ या तंत्र का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। और इसकी इकाई देख ली, पाथ फंक्शन है, और कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये सारी चीजें बात हमने कर ली। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऊष्माधारिता। देखिए, ऊष्माधारिता के प्रकार की बात करें, एक होती है विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर ऊष्माधारिता, इसको हम लिखते हैं Cm, मोलर ऊष्माधारिता। एक तीसरी बात और करेंगे, स्थिर दाब, इसको Cs भी लिख देते हैं, इस तरह से भी लिख देते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता को। और मोलर ऊष्माधारिता Cm लिखा जाता है, या ये स्मॉल Cs, इसको जो है स्मॉल लिखा रहा मिलेगा कहीं आपको, Cm ऐसे लिख देते हैं, मोलर ऊष्माधारिता। स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। स्थिर दाब की जब बात करेंगे तो भाई क्या बात करूंगा, Cp, और स्थिर आयतन की बात करूंगा तब इसको क्या बोलूंगा, Cv बोलूंगा। अलग अलग प्रकार है इसके। पहली बात करेंगे कौन सी, विशिष्ट ऊष्माधारिता। दूसरी बात करेंगे मोलर ऊष्माधारिता, और नाम से पता चल रहा है इनके। और तीसरी बात क्या करेंगे, स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। ये बात करेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये अपने आप में काफी बढ़िया टॉपिक है, स्टार दे देना इसे। अब देखिए, विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करता हूं। पहले बात कर रहे हैं हम विशिष्ट ऊष्माधारिता। ये
तीन प्रकार की हम ऊष्मधारिता की बात करेंगे। पहली बात कर रहे हैं विशिष्ट ऊष्मधारिता। अब देखो विशिष्ट ऊष्मधारिता क्या है, इसको समझ लें पहले। विशिष्ट ऊष्मधारिता का क्या मतलब है, इस बात को हम समझेंगे कि भाई विशिष्ट ऊष्मधारिता क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मधारिता देखो सबसे पहले हम यही फॉर्मूला पकड़ के रखें कि डी क्यू बराबर क्या होता है। डी क्यू बराबर बोलना भाई क्या होता है, ये हमने पढ़ा है ना अभी। सी टी 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 ये पढ़ रखा, और सी टी बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, मैं ऐसे कह दूं कि Q अपॉन डी टी। सर ये पढ़ रखा है, ये आता है, मैं सी टी बराबर Q अपॉन टी आता है, इतना तो आता है, बस इतना ही हमें आना चाहिए। इतना आता है तो सारी बात हो जाएगी कि सी टी बराबर क्या हो गया, Q अपॉन डी टी हो गया। अब बात कर रहा हूं विशिष्ट ऊष्मधारिता की। विशिष्ट ऊष्मधारिता का मतलब है कि कोई पदार्थ हमारा कितना है मात्रा में, 1 kg। ऊष्मधारिता की ये बात कही थी कि किसी पदार्थ तंत्र का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्मधारिता। और पदार्थ हम अब फिक्स कर दें, कितना कर दें, 1 kg कर दें। 1 किलोग्राम द्रव्यमान कोई पदार्थ है, यदि उसका तापमान 1 डिग्री या 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाए हैं, उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मधारिता कहलाती है। मजा आ गया, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इतनी बात सर हमारे बहुत समझ में आ गई कि ऊष्मधारिता तो किसी भी कितने भी क्वांटिटी नहीं बात कर रहे। जब हम क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं, हमने क्वांटिटी फिक्स कर दी, 1 किलोग्राम द्रव्यमान कर दिया, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएं तो वो क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मधारिता कहलाती है। और इसको क्या लिखते हैं, विशिष्ट ऊष्मधारिता को हम रिप्रेजेंट करते हैं CS और S, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगी अब, DQ अपॉन MDT। क्या हो जाएगी, M या देता हूं MDT, ये हो जाएगा MDT हो जाएगा। और ये फॉर्मूला हमारा बन गया, इसको आप नोट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला अपना बन गया विशिष्ट ऊष्मधारिता का। ये विशिष्ट ऊष्मधारिता का है DQ बराबर CS, यहां पर क्या है लिख लो, CS क्या है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मधारिता। और DQ क्या है, ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन मतलब ये ऊष्मा है। और M क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान है। और DT क्या, ये तो आपको पता ही है, ताप से मतलब ये चीजें। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया CS बराबर DQ अपॉन MDT। अब इसकी यूनिट की बात करें, अभी यूनिट की बात कर लो, इकाई, इसको क्या कहते हैं, इकाई की हम बात करें, इसकी यूनिट क्या होगी, ऊष्मा की जूल होती है सर। तो यहां क्या कर दें, जूल लिख लो, जूल कर दिया और जे कर दिया, जूल। ये मास है, इसके किलोग्राम इनवर्स। ये ताप है तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और क्या करेंगे, केल्विन इनवर्स। ये इसकी इकाई हो जाएगी, इसको नोट कर लें भाई। ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, जूल, किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये बात हो, ये बात हो गई। और यहां पर क्या लिख सकता हूं, DQ बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, DQ बराबर MCS DT। DQ बराबर क्या लिख सकते हैं, DQ बराबर हम ये लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, MSDT। ये बात हो गई। तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या है भाई, कि 1 किलोग्राम पदार्थ ले लिया आपने, फिक्स कर दिया उसका मास, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएं तो वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाता है। अब देखो परिभाषा यहाँ लिख रही होगी इसकी। विशिष्ट ऊष्मा धारिता वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। तो ये क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। इसको किससे लिखते हैं, CS और S, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता को। और ये CS बराबर क्या होता है, बोलना मैं, CS बराबर क्या होता है, dQ अपॉन M, ये होता है। ये इसको भी नोट कर लें डेफिनेशन को, तब आगे की बात करेंगे। लिख लिया भाई, बहुत बढ़िया बात। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखना चाहो तो dQ बराबर MSDT। इसको ये S भी तो लिखते हैं, S और CS दोनों लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो। इतनी बात कर ली हमने, ये बात आपने नोट ही कर ली। अब यहां पर देखो, ये अभी हमने लिखा, क्या लिखा, dQ बराबर MSDT, ये लिख रखा है। dQ बराबर क्या है, MSDT है। इसका इंटीग्रेशन कर दें, यदि इसका इंटीग्रेशन कर दें, इसको यहां ले लेंगे, थोड़ा ले लो सर, इसको यहां कर लो। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या कर दूं, dQ बराबर MSDT, dQ का इंटीग्रेशन Q क्या हो जाएगा, Q बराबर M कांस्टेंट है, M क्या है, कांस्टेंट है, और आपके क्या है, SP यदि मैं कर दूं तो ये S को भी कर दिया। यदि S कांस्टेंट हो, यहां पर क्या हो, ये क्या हो, S क्या हो, कांस्टेंट मान लूं। दो केस बना सकता हूं मैं इसके। पहला केस क्या है, फर्स्ट क्या है, यहां लिख लो, इसको ऐसे कर लो। पहला केस, इफ S क्या है, S जो है, ये S क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट। तो क्या लिखूंगा, Q बराबर M तो कांस्टेंट रहता ही है भाई इसमें, M तो 1 ही कांस्टेंट 1 किलोग्राम का ही तो करा है, MS, और क्या करूंगा, T1 से T2 और DT। इसको क्या लिखूंगा, Q बराबर MS, ये लिख सकता हूं क्या, डेल्टा T, बिल्कुल लिख सकते हो। Q बराबर क्या हो गया, MS T2 माइनस T1, ये लिख सकते हो। पहले केस में तो हम ये लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लें। जब क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, स्थिर कर दिया इसको। और दूसरे केस में, सेकंड केस ये है, S जो है ताप पर निर्भर हो, S ताप पर निर्भर हो, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको ऐसे लिखेंगे, यहां लाइन कर लें क्या, ताप पर निर्भर हो तो क्या लिखूंगा, dQ बराबर MSDT। तो इसको क्या लिखूंगा, Q बराबर M और T1 से T2 SDT, ये लिखा जाएगा। इसको जब ये किस पर डिपेंड करेगा, ताप पर निर्भर होगा, क्योंकि यहां पर S कांस्टेंट नहीं है, या ताप पर निर्भर कर रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। जब ये कांस्टेंट हो, यहां पर क्या आ रहा है, S क्या आ रहा है हमारा, कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ S कांस्टेंट है, स्थिर कर रखा है, तो ये समीकरण बनेगी MsT2 माइनस T1, और नहीं तो ये इस प्रकार बनेगी। इसको नोट कर लो एक बार।
तब आगे की बात करेंगे। हाँ भाई, नोट कर लिया भैया, बहुत बढ़िया बात है। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो हीट कैपेसिटी की बात करी हमने, विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करी। ऊष्माधारिता में तो किसी पदार्थ का तापमान या तंत्र का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाएं, ऊष्माधारिता। और विशिष्ट कर दिया, क्या विशिष्ट कर दिया, पदार्थ फिक्स कर दिया, 1 किलोग्राम कर दिया। 1 किलोग्राम का ताप बढ़ाएं तो वो क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। ये आपने बात देख ली और ये हमने इसके बारे में बात कर ली। अब दूसरा जो टाइप है, ये जो टाइप है इसकी हम क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे किसकी, मोलर ऊष्माधारिता की बात करेंगे। और मोलर ऊष्माधारिता में भी कुछ नहीं है, जैसे अगर आपके विशिष्ट ऊष्माधारिता समझ में आ गया तो मोलर ऊष्माधारिता भी समझ में आ जाएगी। मोलर ऊष्माधारिता, जो विशिष्ट ऊष्माधारिता में तो हम बात कर रहे थे 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप बढ़ाएं। मोलर ऊष्माधारिता में क्या बात करेंगे, 1 मोल का ताप 1 डिग्री से बढ़ाया जाए। मोलर मतलब 1 मोल का ताप बढ़ाया जाए तो वो क्या कहलाती है, मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। तो अब देखिए, मोलर ऊष्माधारिता को हम क्या लिखते हैं, सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता क्या बन जाएगी, dQ अपॉन N इंटू dt। वहां m आ रहा था, यहाँ क्या आ गया, n आ गया। यही तो अंतर हुआ है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, dQ बराबर NCM और dt, ये भी लिख सकते हैं। और इसका एक फॉर्मूला अपना ये आ गया, ये है मोलर ऊष्माधारिता। dQ बराबर CM बराबर क्या हो गया, dQ अपॉन N dt। मतलब 1 मोल का ताप बढ़ाएंगे 1 डिग्री से तो वो क्या कहलाएगी, मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। ये इसकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, देखो। मोलर ऊष्माधारिता वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ के 1 मोल का तापमान 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है, मोलर ऊष्माधारिता। इसको हम सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर ऊष्माधारिता को। और जो है सीएम बराबर क्या होता है, अभी आपने देखा, dQ अपॉन N dt। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है मोलर ऊष्माधारिता का। ये मोलर ऊष्माधारिता है और इसको भी आप परिभाषा को भी नोट कर लिया। यहां पर देखो, वही बात करेंगे। अब इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर दें। इसका इंटीग्रेशन कर दो, dQ बराबर इंटीग्रेशन NCM dt, ये कर दिया सर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, Q बराबर ये क्या है, N, ऐसे लिख लो, पहले एक बार ऐसे लिख लें, NCM dt। अब 2 केस बना देंगे, 2 केस इसके बना देंगे। क्या केस बना दें, या तो ये CM कांस्टेंट हो, ये केस बना दें। पहला ये बना दें, इफ CM, इधर ही लिख दो, क्या ऐसे कर लो इसको, ये लिख लिया ना, यहां कर लो और नेक्स्ट पेज पे ले लो इसको, ये ले लिया। देखो, Q बराबर इंटीग्रेशन NCM dt, ये लिख लिया। 2 केस बना लो इसके। क्या, पहला जो केस है वो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा कि CM क्या हो, कांस्टेंट हो, स्थिर हो। स्थिर है तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NCM और dt T1 से T2। N तो मोल है, ये तो कांस्टेंट ही है। और दूसरा केस हमने वहां बनाया था, क्या बनाया था भाई, याद आ रहा है कि CM क्या हो, ताप पर निर्भर हो, ताप पर निर्भर हो। टेम्परेचर डिपेंडेंट हो तो क्या लिखेंगे,
Q बराबर n इंटीग्रेशन Cm dt ऐसे लिखेंगे। ये यहां से लिखेंगे T1 से T2 लिखेंगे। ये नोट कर, तो सेम ही है बिल्कुल, कहीं कोई अंतर इसमें नहीं है। लिख लिया। अब ये जो है यहां पर देखिए, जो मोलर ऊष्मा धारिता है ये दो प्रकार की है। गैस के लिए ऊष्मा धारिता दो प्रकार की होती है, मतलब या मैं ये कह सकता हूं कि मोलर ऊष्मा धारिता को दो प्रकार के, मोल की बात करेंगे गैस के लिए, और किसकी बात कर रहे हैं, मोलर ऊष्मा धारिता। ये दो प्रकार की है, स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता और स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता। दो प्रकार की है, स्थिर दाब पर और स्थिर यहां देखें भाई, ये दो प्रकार की ऊष्मा धारिता की बात करेंगे, स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता और स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता। यहां पर देखिए, ये अगले पेज पे ले लेते हैं। ये जो मोलर ऊष्मा धारिता है, मोलर ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता के दो टाइप आ गए अपने पास। पहला हो गया स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता, इसको लिखते हैं Cm और P, ऐसे इसको लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, CMP, और इसको क्या लिख सकते हैं, या CP, इससे रिप्रेजेंट करा जाता है। दूसरी बात यह है स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता, इसको क्या लिखते हैं, CMV या CV। ये इंपॉर्टेंट है, CP और CV, ये बात कर लें। अच्छा, इसमें एक रिलेशन क्या है, इसमें जो रिलेशन है CP माइनस CV क्या होता है, R। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद कर लें, CP माइनस CV बराबर R। आगे आएगा भी कैसे है ये, इसको यहाँ इतना ही हम पढ़ेंगे कि CP माइनस CV बराबर क्या होता है, R। CP R क्या है सर, R बराबर क्या है, गैस स्थिरांक। R बराबर क्या है, गैस स्थिरांक। और CP बराबर क्या हो गया, CV प्लस R हो गया। एक ये भी बात हो गई कि CP बराबर क्या हो गया, CV प्लस R हो गया। ये बात निकल कर आ गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, कैसे, यदि गैस के n मोल हों, गैस के n मोल हों, तो हम लिख सकते हैं CP माइनस CV बराबर NR। ये भी लिखा जा सकता है। एक चीज और निकल कर आ रही है यहाँ पर, ये रिलेशन आया है CP बराबर CV प्लस R, मतलब ऑलवेज हमेशा CP ग्रेटर देन क्या रहेगी, CV रहेगी। CP ग्रेटर देन क्या रहेगी, CP, हमेशा ये रहेगा। ये भी नोट कर लें, तो ये नोट कर लें। फिर कुछ न्यूमेरिकल, तो ऊष्मा धारिता को हमने पढ़ लिया, ऊष्मा धारिता के प्रकार की बात कर ली, इसमें संबंध की बात कर ली भाई, CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। ये बात भी इसमें आपने पढ़ चुके हो। अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लें आप, तब आगे की तरफ चलेंगे। कर लें भाई फटाफट। चलिए भाई,
अब इसमें बात करेंगे, कुछ सवाल की बात करेंगे जिससे और आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, यदि किसी तेल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 1800 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस है, ऊष्मा धारिता का मान दे रखा है। ऊष्मा धारिता का इन्होंने मान दे दिया, क्या दे दिया अपने को, ऊष्मा धारिता इन्होंने दे दी। तो ये ऊष्मा धारिता लिख लो, जो जो आपको दिया है यहां लिख लेता हूं अगले पेज पर। ऊष्मा धारिता यहां लिख दिया, ऊष्मा धारिता, और इसको कैसे लिखते हैं, एस ऊष्मा धारिता, एस और सी एस 1800 आपको दे दी। ये ऊष्मा धारिता दे दी। जो जो बातें हमें कहता जा रहा है नोट करते जा रहे हैं। और क्या कह रहा है, 0.20 किलोग्राम तेल का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मात्रा दी है, एम दी है 0.20, एम आपको दे दी 0.2 दे दी केजी। ये 0.2 केजी दे रखी है, केजी में दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, ये हमें केजी में दे रखी है। और तापमान कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, टी दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस। क्या भाई इसको कर सकता है क्या, तो भाई इसको कर सकते हैं क्या। आपको ऊष्मा की मात्रा बहुत सिंपल है, Q बराबर क्या है, एम एस, क्या होता है, एम एस डेल्टा टी होता है। एम आपको दे रखा है कितना, 0.2 दे रखा है। एस आपको, एस माने ये 1800 दे रखा है, और टी आपको कितना दे रखा है सर, 50 दे रखा है। ये 5 दूनी 10, और ये कितना 1800, 18,000 जूल आ गया क्या, क्यू बराबर देख ले, इतना मान आ जाएगा क्या, ये क्या आ जाएगा 18,000 जूल आ जाएगा। इसको नोट कर लो, ये मान निकल कर हमारा कर लिया भाई नोट। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी पदार्थ का तापमान 4 केल्विन बढ़ाने के लिए 3 किलोग्राम पदार्थ में 100 किलो जूल ऊष्मा ऊर्जा प्रयोग की जाती है। उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता ज्ञात करो। कैसे करोगे बताओ। आपको देखो क्या क्या दे रखा है, टी दे रखा है 4 केल्विन, और एम दे रखा है 3 किलोग्राम। क्या कहता है 3 किलोग्राम, 100 किलो जूल ऊष्मा, मतलब क्यू आपको दे रखा है 100 किलो जूल दे रखा है। तो आपसे पूछा स्पेसिफिक हीट एस बराबर, या जिसको क्या कहते हैं सी एस बराबर, इसका मान निकाल दो। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगा दें। यहां देखो ये कहां गया, एक मिनट, इसको सही करता हूं, एक मिनट, इसको जो है यहां देखो भाई, अब देखो ये हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, फॉर्मूले में हमें क्या लगाना है, सी एस निकालना है या एस निकालना है। क्यू अपॉन क्या होता है, एम गुणा डेल्टा टी होता है सर। ऊष्मा धारिता क्यू कितना दे रखा है आपको, क्यू दे रखा है सर 100 किलो जूल, हमें दे रखा है 100 दे रखा है। एम का मान कितना दे रखा है, एम का मान 3 दे रखा है, ताप 4 दे रखा है, तो 100/12 आ गया, 12 में भाग दे लो, आंसर निकल कर आ जाएगा। आंसर निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 8 पॉइंट कुछ आ जाएगा कि 8.34 आ जाएगा सर, किलो जूल हो जाएगा। किलो जूल, किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बन गया, ये आप नोट कर लें। ये बहुत सरल अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है, इस प्रकार से इसको नोट कर लें। इसके बाद एक क्वेश्चन और अभी मैं इसमें कराना चाहता हूं, इसको कर लिए नोट, ये करो, इसको नोट करो क्वेश्चन को एक बार। क्या कहता है, स्थिर दाब पर
क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, स्थिर दाब पर बर्फ के साथ संतुलन में स्थित पानी की मोलर ऊष्मा धारिता क्या है। स्थिर दाब पर बर्फ के साथ संतुलन में स्थित पानी की मोलर ऊष्मा धारिता क्या है। शून्य है, अनंत है, 40.14 है, बताओ भाई। स्थिर दाब पर बर्फ के साथ संतुलन में ऊष्मा धारिता क्या होगी, बताओ। ऊष्मा धारिता क्या आपने पढ़ रखा है, ऊष्मा धारिता क्या होगी, बोलना। मोलर ऊष्मा धारिता की बात कर रहे हैं तो हम Cm बराबर क्या होता है, dq, या मैं ऐसे लिख देता हूं q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ें ध्यान से। देखो भाई बताओ, बोलना भाई, कैसे करोगे, कौन सी अवस्था है बर्फ के साथ संतुलन है पानी की अवस्था पर। यहां पर क्या मतलब है, इस बात को समझे, इसमें उत्तर छुपा हुआ है कि H2O सॉलिड साम्यावस्था में, H2O लिक्विड के साथ, ये साम्यावस्था में है। साम्यावस्था में टेम्परेचर जो है आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट हो गया साम्यावस्था की स्थिति में। और ये जब कांस्टेंट हो गया, ये जीरो हो गया, स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गया, तो Cm बराबर क्या आएगा, इन्फिनिटी आंसर आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। डेल्टा टी जो चेंजेज है, यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा टी क्या है, जीरो है। डेल्टा टी जीरो साम्यावस्था पर, तो Cm इन्फिनिटी आना चाहिए। ये है क्या, बिल्कुल है सर, ये उत्तर आएगा। तो नोट कर लें इसको भी, और तब आगे की बात करेंगे। इसको नोट करें पहले, अच्छा क्वेश्चन है ये, और कराना चाहता हूं मैं आपको। यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन की और बात करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यदि 3 ग्राम एल्युमिनियम, Al आपको दे रखा है 3 ग्राम का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अब टेम्परेचर डेल्टा टी आपका क्या हो जाएगा, 30 माइनस 25 बराबर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। डेल्टा टी ये हो गया। तो 4.5 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता है। Q बराबर क्या लिख दूं, 4.5 किलो जूल, और भाई इसके जूल बना दियो, 4.5 गुणा 10 की घात 3 जूल बन जाएंगे सर इसके। तो एल्युमिनियम की मोलर ऊष्मा धारिता और विशिष्ट ऊष्मा धारिता ज्ञात करो। पहले विशिष्ट ऊष्मा धारिता की बात करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा धारिता CS बराबर क्या होता है, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। Q आपका कितना है, Q कितना है सर, Q है हमारा 4.5 गुणा 10 की घात 3, ये तो Q। M कितना है भाई, M देखियो, M जो है 3 ग्राम, और डेल्टा टी है कितना लिया है, डेल्टा टी लिया है सर 5। ये तो ये नीचे बढ़ा देता हूं, और 5 ये 15, ये क्या लिखेंगे, 3 बार कट गया, 300 आ गया क्या उत्तर, 300 उत्तर आ गया क्या, देखो 300 उत्तर आ जाना चाहिए। 300 नहीं आएगा सब, 4.5 इसको कर लिया, और यही आएगा क्या, देखो 45 गुणा 1000 ऐसे कर लो, और बटे 15, 15 और गुणा 10 भी था ना, 1 से कट गई, 300 ही था, आ गया सीधा सीधा, क्या आ गया 300। और यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी जरूरत नहीं है, यूनिट बताओ भाई, यूनिट बोलिए भाई, इसकी क्या है, जूल है, जूल, ये क्या है, ग्राम में दे रखा है, किलोग्राम में, पदार्थ
3 ग्राम, तो ग्राम इनवर्स, और ये क्या है डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये हो गया, ये बात हो गई, ये नोट कर लो। अब दूसरी बात कह रहा है मोलर ऊष्मा धारिता Cm Q अपॉन m n, Q अपॉन n इंटू डेल्टा टी। मोलर ऊष्मा धारिता में n ही लगाया था ना ऊपर, m तो नहीं टोक दिया था, देखो n कर रखा है। चलो कोई नहीं, करो भाई इसको। करो भाई फटाफट करो, इसको कैसे करोगे? अब यहां पर क्या लिखा जाएगा? मोल लिखे जाएंगे, मोल लिखे जाएंगे। इसके फॉर्मूले में देख लेना कहीं एम तो नहीं लिख दिया, तो मुझे डाउट हो रहा है ना। सही लिखा है सर, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिख रखा है सर, कोई तकलीफ नहीं। देखो क्यू तो कितना है इसके लिए, क्यू तो इतना ही रहेगा 4.5 गुणा 10⁻³ रहेगा। डेल्टा टी कितना है सर? 5 ही रहेगा। एन चाहिए आपको, मोल कैसे निकालोगे? मोल एन बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास से, मोलर मास। तो गिवन मास है 3, इसका 27 होता है मोलर मास। 1/9 हो गया, 1/9 मोल हो गया। तो Cm बराबर क्या हो गया? 4.5 गुणा 10⁻³ इंटू 1/9 गुणा 5। इसको सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ये आना चाहिए आंसर, ये नोट कर लें, इसको नोट कर लें। क्या समझ लें? ये बताया था Cp बराबर Cv प्लस R। ये क्या है? Cp Cv, ये आपको पता है। Cv स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता और स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता, ये हमने देख लिया था। तो ये हमने कर लिया था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना, यहाँ लिख लेना नोट डाल के, नोट डाल। पहली बात, ठोस व द्रव के लिए, ठोस व क्या लिखोगे? द्रव के लिए, ठोस व द्रव के लिए क्या लिखेंगे? ठोस व द्रव के लिए क्या होता है? ठोस और द्रव के लिए क्या माना जाता है? ठोस और द्रव के लिए जो है Cp लगभग बराबर होती है Cv के, ये बराबर है ऊष्मा धारिता। स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता, ठोस का दाब और आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, द्रव पर भी नहीं पड़ता है, तो ये ऊष्मा धारिता के बराबर होती है। इसका मतलब ये कि दाब और आयतन का ठोस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात, प्रक्रम आपका समआयतनिक हो, समतापीय कर देता हूं, चलो पहले समतापीय प्रक्रम के लिए, प्रक्रम के लिए यदि समतापी प्रक्रम है तो बताओ क्या लिखोगे? समतापी प्रक्रम है तो ऊष्मा धारिता क्या हो जाएगी सर? देखो ऊष्मा धारिता आपने बता रखा है, ये हमने पढ़ रखा है, C बराबर Q अपॉन डेल्टा टी होता है, Q अपॉन डेल्टा टी होता है। और समतापी के लिए T बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो C बराबर क्या आ गया सर? इन्फिनिटी आ गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, C बराबर क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया। दूसरी बात, प्रक्रम आपका एक और कर लें, कैसा हो? रुद्धोष्म प्रक्रम हो सर, रुद्धोष्म प्रक्रम।
भाई रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, Q बराबर 0 या Q बराबर 0 तो C बराबर 0 आ जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। ये बात और मैं आपको सिखाना चाहता था, तो ये बात भी आपने सीख ली। तो ये सारी चीजें आज हमने सीखी, बढ़िया ढंग से ऊष्मधारिता को निपटाया है और उससे संबंधित सवाल भी हमने कर लिए। बहुत अच्छी बात है, इसको बढ़िया ढंग से आप पढ़ लें, नोट्स बना लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इससे ऊष्मधारिता से संबंधित जो भी बात है वो सारी बातें हम कर चुके हैं, इसके क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं और प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये आज के बहुत बढ़िया टॉपिक हमने पढ़ा। नई क्लास में अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप यहाँ पर सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं सारी चीज़ों को, और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा रहे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।